नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है और हमारे साथ दो एक्सपर्ट होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। एक बार आप नंबर नोट कर लें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही अब से कुछ ही देर में आईआईपी और सीपीआई के आंकड़े आएंगे, इस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। सबसे तेज अपडेट आप देख पाएंगे जी बिजनेस पर। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज पूरे दिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज अगर एग्री मार्केट को देखें तो एग्री मार्केट में आज ग्वार सीड का भाव 50 रुपए गिरकर 4169 के स्तर पर बंद हुआ है। ग्वारगम में 134 रुपए की गिरावट आई है। चना वायदा 43 रुपए बढ़कर 3891 के स्तर पर बंद हुआ है। तो अच्छी तेजी आज चना वायदा में देखने को मिली है। इसके अलावा अगर बात करें सोयाबीन की तो 53 रुपए नीचे ये काउंटर बंद हुआ है। सोया तेल अभी भी दबाव में है और 753 के नीचे है, जबकि मस्टर्ड में करीब 16 रुपए की कमजोरी है। 4123 के स्तर पर मार्केट ट्रेड करता हुआ आज यहाँ पर क्लोज हुआ है। जीरे में 90 रुपए की बढ़त, टर्मरिक 82 रुपए नीचे और कोरिएंडर में 12 रुपए की मजबूती। तो ये आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट का सबसे ताजा अपडेट, सबसे ताजा हाल। कच्चा तेल 43 रुपए नीचे 4857 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। कमोडिटी मार्केट का ये हम आपको ताजा अपडेट बता रहे हैं कि शाम के कारोबार में किस तरह का एक्शन बाजार में दिख रहा है। मेटल में कल की जोरदार गिरावट के बाद आज रिकवरी आई है। कॉपर का भाव करीब 2.25 रुपए ऊपर है। जिंक में करीब 0.25% की करीब आधा फीसदी की मजबूती है और निकल का भाव करीब 0.25% ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो निकल में पूरे मेटल को अगर देखें तो निकल की जो रफ्तार है तेजी की वो ज्यादा है, लेकिन लेड, एल्युमिनियम और नेचुरल गैस ये तीनों काउंटर न सिर्फ लाल निशान में है बल्कि लेड में गिरावट बढ़ी भी है। करीब 3.25% ये काउंटर नीचे है, 147 के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। और अब आपको बताने जा रहे हैं कि आज का गोल्ड का ताजा भाव क्या है, स्पॉट प्राइस क्या है। तो रेट आप नोट कर लें। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 30,145 रुपए। 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 27,750 रुपए और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 22,721 रुपए। तो ये गोल्ड का सबसे ताजा भाव, इसमें 3% का जीएसटी शामिल नहीं है। अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो ये रेट आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जब तक आईआईपी और सीपीआई के नंबर आएंगे उससे पहले कमोडिटी मार्केट पर कुछ बात कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं कच्चे तेल से ही, क्योंकि क्रूड मार्केट में आज अगर हम देखें तो एक बड़ा उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड में तेजी है लेकिन एमसीएक्स पर कच्चा तेल दबाव में ट्रेड कर रहा है, 41 रुपए नीचे है। हमारे साथ अजय बहेती हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के और साथ ही पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन नंबर यहां पर आ चुके हैं, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। जून में सीपीआई महंगाई 5% यहां पर रही है और जबकि बाजार का अनुमान इससे ज्यादा था, तो 5% का आंकड़ा यहां पर महंगाई का निकल कर आया है। इस वक्त की ताजा खबर, ताजा अपडेट आप देख पा रहे हैं। जून में सीपीआई महंगाई 5% के स्तर पर रही है। हालांकि अनुमान इससे ज्यादा था, तो अनुमान के मुकाबले थोड़ी सी यहां पर कमी आती हुई महंगाई में दिख रही है। तो महंगाई के मोर्चे पर आप कह सकते हैं कि अनुमान के मुकाबले थोड़ी राहत है, लेकिन जो ये आंकड़ा है जून में सीपीआई का वो 5% का यहां पर सामने आया है। और इस पर हमारे साथ और अपडेट के साथ अदिति नायर जुड़ी हैं, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट इकरा की। मैम स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जून में रिटेल महंगाई दर के जो आंकड़े आए हैं वो 5% है, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? थैंक यू। डेफिनेटली ये जो आंकड़ा अभी आपने बताया वो एक्सपेक्टेशन से कम है और इनफैक्ट मई के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है रिटेल महंगाई में। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। स्पेशली हमने पिछले कुछ दिनों में पिछले 2-3 हफ्तों में जो देखा है, पिछली एमपीसी की मीटिंग के बाद काफ़ी जो इन्फ्लेशनरी रिस्क हैं वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गए हैं। तो वो देखते हुए आज का ये जो इन्फ्लेशन का नंबर एक्सपेक्टेशन से लोअर आया है, ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। और इसका अभी हमें ब्रेकअप देखना पड़ेगा ये असर्टन करने के लिए किस सब सेक्टर में
लोअर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है, फिर उसी से पता चलेगा कि ये कितना सस्टेनेबल है आगे जाते वक्त। और जो आईआईपी के नंबर है मैम, आईआईपी की जो ग्रोथ है वो 3.2% रही है। आईआईपी के आंकड़ों पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, ये भी एक्चुअली मच लोअर देन एक्सपेक्टेड है। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि कोर सेक्टर ग्रोथ में मॉडरेशन और ऑटो प्रोडक्शन में जो मॉडरेशन है उसको देखते हुए हमने तो 4.2% का एस्टिमेट लगाया था। तो मतलब कि नॉन कोर सेक्टर्स में एक्सपेक्टेशन से काफी खराब परफॉर्मेंस हुई होगी कि ओवरऑल आईआईपी सिर्फ 3.2% पे आया है। तो ये काफी सिग्निफिकेंट डिविएशन है हमारे एक्सपेक्टेशन से। तो एक जो डिविएशन सीपीआई का है वो पॉजिटिव है और आईआईपी का जो है वो नेगेटिव है। ओवरऑल मिक्स्ड बैग आज के आंकड़ों में से निकला है। क्या आगे कुछ आप इसमें रिकवरी देख रही हैं आईआईपी के नंबर्स में? देखिए, आईआईपी के जो हमारे बहुत ही अर्ली लीड इंडिकेटर्स होते हैं वो 3-4 हमारे पास अभी सामने आ चुके हैं। एक तो है कोल इंडिया का प्रोडक्शन जो जून में भी डबल डिजिट्स में था, तो ये एक पॉजिटिव है, ऑल्दो मई के आंकड़े से थोड़ा सा कम था। सेकेंडली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, ये एक अच्छी बात है। और ऑटो प्रोडक्शन में एक काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है ग्रोथ में जून के महीने में। थोड़ा बहुत मिक्स्ड है, लेकिन ओवरऑल आई वुड से 3.2% से बेहतर ही होना चाहिए। हाँ, आखिरी सवाल मैम आपसे, एमएसपी में एक बड़ी बढ़ोतरी की गई है अभी खरीफ की एमएसपी में, क्या इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट आप इन्फ्लेशन के ऊपर देख रही हैं, आगे महंगाई के ऊपर? देखिए, वो बहुत क्लियरली इस चीज पे डिपेंड करेगा कि प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस को कितना वाइडन किया जाता है। उसी से एमएसपी इफेक्टिव मार्केट प्राइस बन सकती है। अगर इफेक्टिव मार्केट प्राइस बन गई एमएसपी, तब तो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अगर वो नहीं हुआ और प्राइस डिफिशिएंसी की तरह से कोई प्रोग्राम लाया गया ताकि फार्मर को अपनी प्राइस मिल जाए लेकिन मार्केट प्राइसेस चेंज ना हो, तो फिर फिस्कल डेफिसिट पे इम्पैक्ट आएगा। आज जितने डिटेल्स हमारे पास हैं उससे ये कह पाना कि कितना इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा और कितना फिस्कल डेफिसिट का इम्पैक्ट होगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन या एक पे होगा या दूसरे पे होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट ना हो और फिस्कल डेफिसिट पे भी ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम फार्मर को एमएसपी मिल जाए। हाँ, ठीक है। चलिए, शुक्रिया मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आईआईपी और सीपीआई के नंबर कैसे हैं और आगे इन नंबर्स में और कितनी सुधार की गुंजाइश यहां पर देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर। हम बात कर रहे थे कच्चे तेल की, और चूंकि महंगाई घटने बढ़ने में क्रूड की भी एक बड़ी भूमिका होती है और क्रूड का मार्केट काफी फ्लक्चुएट कर रहा है। कल की जोरदार गिरावट के बाद आज ब्रेंट क्रूड में तेजी है, लेकिन एमसीएक्स पर कच्चे तेल पर दबाव है। 40 रुपए नीचे है एमसीएक्स पर क्रूड और भाव 4860 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेरा पहला सवाल अजय बहती आपसे ये होगा कि क्रूड का मार्केट यहां से किस ओर जाता हुआ आपको दिख रहा है? गुड इवनिंग मृत्युंजय। आई थिंक इसमें सेल ऑफ कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर स्पेसिफिकली हम एमसीएक्स क्रूड ऑयल की बात करें तो मुझे लगता है ट्रेंड डेफिनेटली रिवर्स हो गया है। शॉर्ट टर्म में 4880 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है एमसीएक्स पर, जहां पर अभी भी बिकवाली करने का एक अच्छा मौका है। ओवरऑल मैं समझता हूं लोअर साइड पे 4800 4770 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं। ओके, बीरेन वकील, आपका क्या नजरिया है कच्चे तेल को लेकर? जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं ताजा भाव पर क्रूड में 4850 के आसपास, उनको आप क्या सलाह देंगे? फिलहाल क्रूड में मुझे थोड़ा करेक्शन लग रहा है। यहाँ से हम WTI में स्पेशली ज़्यादा दबाव है कंपेयर टू ब्रेंट, और अपना जो प्राइसिंग है MCX का वो WTI बेसिस पे है। ठीक है, तो मैं थोड़ी वेट करूँगा, बट फिलहाल जब तक 70 होल्ड है, सॉरी 66 होल्ड है, तब बाय ऑन डिप्स ही रणनीति रहेगी। आज के लिए अभी भी वो बाइंग लेवल में कंफर्ट नहीं हूँ। ओके, आप कह रहे हैं कि इस लेवल पे बाइंग अवॉइड करें, तो ताजा भाव पर जी आपका क्या नजरिया है अजय बहती? बिल्कुल करेंट रेट पर MCX पर अब बिकवाली का ही चांस है मृत्युंजय। डेफिनेटली ये करंट लेवल पे भी आप शॉर्ट जा सकते हो, और अगर थोड़ा और पुल बैक मिलता है 4880 की तरफ, तो आई थिंक और कंफर्टेबल लेवल है रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से। बट कल की जो बिकवाली थी, कल जो एक ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ था, आई थिंक वो अभी खत्म नहीं हुआ है। अब यूएस मार्केट ओपन होने के बाद एक अच्छा चांस है कि ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहे। लेकिन बीरेन वकील, अब आप ये बताएं, आप कह रहे हैं कि अभी अवॉइड करना चाहिए, अजय बहती कह रहे हैं कि अभी भी बिकवाली करनी चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं,
एक आम राय आप दोनों के बीच क्या निकल सकती है क्रूड को लेकर के? इसमें क्या है कि इट्स मैटर ऑफ चॉइस। किसी को 2020 खेलनी होती है, किसी को मैच खेलनी होती है। तो 2020 खेल सकते हैं क्या? नहीं, मैं इसमें कमजोर हूँ, इसलिए नहीं खेलता हूँ ना। नहीं, आप कमजोर हैं, लेकिन जो दर्शक इसमें माहिर है, एक्सपर्ट हैं, उनके लिए आपकी सलाह होगी खेलने की 2020? नहीं, मैं नॉर्मली ब्रॉडर विजन पे काम करता हूँ। अच्छा, आप ब्रॉडर विजन पे काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडर या फिर जो 1 से 2 दिन का नजरिया रखते हों, उनके लिए जो अमित की राय है, वो अजय की राय है, वो ठीक है बीरेन वकील? इसमें क्या है कि हर लोगों का अपना अपना अंदाज होता है। तो मैं और डिफरेंट व्यू क्रिएट्स मार्केट। अगर सब लोग एक ही व्यू रखेंगे तो सामने कोई बायर नहीं होगा या सेलर नहीं होगा। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मार्केट। नहीं, वो तो ठीक बात है आपकी, लेकिन जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, वो अगर एक व्यू बनाना चाहें क्रूड को लेकर के, तो क्या बनाएंगे? उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है। तो मैं चाहता हूं कि एक मोटा मोटी एक ऐसी राय बने आप दोनों का जो व्यू है, ताकि उनके लिए ट्रेड करना यहाँ पर आसान हो। मैं बेसिकली ऐसा मानता हूँ कि हर दिन ट्रेड का नहीं होता। हाँ, ये बात ठीक है। नो ट्रेड डे होते हैं। आज नो ट्रेड डे है क्या क्रूड में? एट दिस लेवल मुझे नो ट्रेड डे लग रहा है। मैं नॉर्मली ऐसा मानता हूँ कि रिस्क मैट्रिक्स जिसको बोले, हाँ, कि मुझे 4 कमाना है तो मैं 2 का ही रिस्क लूंगा। जब मुझे ऐसा लगे कि 4 कमाने के लिए मुझे 4 का रिस्क लेना है, तो मैं वो ट्रेड छोड़ देता हूँ। ओके, अजय बहेती, अब तो मामला और फंसता हुआ जा रहा है। बीरेन वकील कह रहे हैं कि नो ट्रेड डे है क्रूड के लिए, अब इसको आप यस ट्रेड डे कैसे बनाएंगे? देखिए मृत्युंजय जी, इस हफ्ते क्रूड ऑयल के लिए 2-3 डेटा पॉइंट्स मेजर थे। कल इन्वेंट्री थी, ओपेक का मंथली रिपोर्ट आया, आज भी एक मंथली रिपोर्ट था। जो एक मेजर डेटा पॉइंट जो क्रूड ऑयल के लिए एक्सपेक्टेड था, वो सब निकल चुका है। ठीक है। अब इसके लिए कोई मेजर डेटा ड्यू नहीं आने वाले 2 सेशन में। क्रूड ऑयल हम पिछले 7-8 सेशन से देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड सा ट्रेडिंग चल रही थी क्रूड ऑयल में। ना ज्यादा अपसाइड था, ना ज्यादा डाउन साइड थी। कल एक 7-8 सेशन के बाद एक अच्छा सेल ऑफ क्रूड में देखने मिला। WTI क्रूड ऑयल डे के लोएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ। ठीक है। आज एशियन मार्केट में हल्का सा पुल बैक जरूर है, इसमें वॉल्यूम की बिल्कुल कमी है। तो टेक्निकली भी मेरे लिए जायज है कि आज एक सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी बनाकर काम करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि जो कल का सेल ऑफ है वो आज भी कंटिन्यू ही होगा। ओके, तो दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ी हैं। तो अब आपको फैसला आपको करना है कि आप बीरेन वकील को फॉलो करेंगे या आप अजय बहेती को फॉलो करेंगे, ये आपके ऊपर है। अगर आपको जो भी कन्विंसिंग यहाँ पर व्यू लगा हो, उसको आप फॉलो करें। मैं तो ये कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक्सपर्ट अपनी अपनी जगह ठीक हैं और दोनों मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं। तो अच्छा ये होगा कि आप थोड़ा सा अपना टॉस कर लें बीरेन वकील और अजय बहेती में, जो भी आपको यहाँ पर उम्दा लगे उसको आप फॉलो करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं, बलवीर सिंह हैं अलवर से। पूछिए बलवीर सिंह। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछें सर। मेरा सवाल ग्वार पे है। हाँ, हमारा अभी भी पूर्वी राजस्थान यानी अलवर में अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं बारिश का, लेकिन मानसून अभी भी नहीं आया। तो अगले 15 दिनों में ग्वार 5,000 हो जाएगा? ग्वार 5,000 रुपए हो जाएगा, एक बड़ा सवाल है। बीरेन वकील, आप तो ग्वार के मार्केट को ट्रैक करते हैं और इनफैक्ट चूंकि ग्वार आपने एक लिखा था बड़ा अच्छा कि ग्वार की चाल को देखकर ये तय हो जाता है कि मानसून क्या रहने वाला है। तो पहले तो आप ये बताएं कि ग्वार की इस चाल को देखकर आपको ग्वार की इस चाल को देखकर आपको क्या लगता है, ग्वार के दाम आगे कहां जाने वाले हैं, और फिर मैं इसके बाद बताऊंगा कि मानसून की क्या रिपोर्ट है। फिलहाल ग्वार में टेम्पररी रेजिस्टेंस है, मतलब जो मानसून थोड़ा हल्का हल्का सक्रिय हुआ वो ग्वार के प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। काफ़ी दिनों के बाद हमने इसमें सेलर सर्किट देखी, और सेलर सर्किट तभी देखी जब मानसून एक्टिव हुआ, स्पेशली गुजरात और राजस्थान में। अब आगे की बात सोचे तो ये फर्स्ट रिएक्शन आ चुका है। अगर ये कंटिन्यूटी आगे जारी नहीं रही तो हम वापस ग्वार में तेजी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सर जी का जो सवाल है कि 15 दिन में 5,000 हो जाएगा, वो मुझे हाईली अनलाइकली लगता है। मतलब 80% चांस है कि नहीं होगा। मुझे तो 90% चांस लगता है कि नहीं होगा 5,000 15 दिन में, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है,
लेकिन आप एक चीज और बताएं वीरेंद्र वकील कि ग्वार की इस चाल को देखकर आपको मानसून की चाल क्या लगती है? ग्वार की चाल जिस हिसाब से इसके प्राइस अभी भी है और दूसरी कमोडिटी को भी मैं फिल्टर करता हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉनसून डेफिनेटली सब नॉर्मल है, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, मीन्स गुजरात, राजस्थान, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो अच्छा ठीक है, तो ये आपने अपने मानसून, लेकिन अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि मानसून की चाल आगे कैसी रहने वाली है। और आज हमने स्पेशली मौसम विभाग के वैज्ञानिक से बात की है और उनका ये मानना है कि आने वाले हफ्तों में मानसून की चाल में सुधार की उम्मीद है। आईएमडी के एडीजीएम डीएस पई ने कहा कि अगले 10 दिनों तक पूरे मध्य भारत में अच्छी बारिश की संभावना है, मानसून की डेफिसिट काफी हद तक कम हो सकती है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। देखिए, सरप्लस तो नहीं होगा, लेकिन क्लोज टू नॉर्मल आ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था जून में भी 5% की कम थी, डेफिशिएंसी थी, और ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भी मानसून वीक था। लेकिन अभी नेक्स्ट 1 वीक टू 10 डेज के लिए पूरा सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुला और सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी रेनफॉल की बढ़ोतरी होगी। ये आप ये भी देखेंगे, डेफिशिएंसी मेनली नॉर्थ ईस्ट से है, -27% है। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में अराउंड -11 है डेफिशिएंसी, पर ये तो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट होगा। नॉर्थ ईस्ट में जो -27 है वो इतना जल्दी डेफिशिएंसी इंप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन बाकी तीनों ज्योग्राफिकल एरिया में सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और हमारे साथ कॉलर हैं अशोक कुमार गंगानगर से। पूछिए अशोक। अशोक, आपको आवाज आ रही है? लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ ग्वार में तेजी कब आएगी, ये इनका सवाल है। अजय बहती, कब आएगी तेजी? देखिए, जो अब करंट कॉन्ट्रैक्ट जो एनसीडीएक्स पर नेक्स्ट अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्टिव है, आई थिंक उसमें अभी भी रिवर्सल साइन नहीं है। छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग पिछले 1-2 सेशन में देखने मिला है, बट ब्रॉडली आई थिंक जब तक 4050 के ऊपर है तब तक ट्रेंड तेजी का है। तो डेफिनेटली अभी भी बाइंग करके काम किया जा सकता है। 4040 का स्टॉप लॉस बेहतर रहेगा। अपसाइड में मैं समझता हूँ 4300 4350 लुक्स लाइक। ओके, अमित हैं हिसार से। पूछिए अमित। अमित, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। पूछिए। सर, मैंने अभी एक लेड मिनी सेल किया है 146 रुपए 40 पैसे में। ओके, 146 रुपए 40 पैसे में आपने लेड मिनी सेल किया है। वीरेंद्र वकील, क्या सुझाव है आपका इनके लिए लेड में? उसमें बेसिकली मैं काफ़ी बेरिश हूँ। एक पुल बैक आएगा, उनको 156 तक का थोड़ा लंबा सा स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और आगे पोजिशनल ट्रेडर अगर है तो 133 तक प्राइस देख सकते हैं। ओके, 133 तक आप कह रहे हैं कि भाव आ सकता है। ये टाइम फ्रेम क्या होगा, कितने दिनों में आप देख रहे हैं वीरेंद्र वकील? नहीं, ये कम से कम मिनिमम 3-4 वीक का ये कॉल है। ओके, ठीक है। ये कॉल बेसिकली फंडामेंटल ड्रिवन है। हाँ, ठीक बात है। नरेंद्र हैं गुवाहाटी से। पूछिए नरेंद्र। सर नमस्कार। सर नमस्कार, पूछें। मेरा चांदी पर 2 kg का सवाल है। 2 लॉट बाय किया हूँ 39,700 पे। 39,700 पे आपने 2 लॉट सिल्वर बाय किया है? यस सर, यस सर। और मार्केट अभी है 39,189 के स्तर पर, नीचे है। क्या सुझाव है आपका अजय इनके लिए? देखिए, सिल्वर में बहुत बड़ी तेजी की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर अगले 2-3 सेशन की बात करें तो एक पुल बैक डेफिनेटली पॉसिबल है। 39,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। अपसाइड में दोबारा से 39,500 39,700 तक की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, 39,000 पर आप कह रहे हैं कि खरीदिए, 39,450 का टारगेट। लेकिन जो इनकी बाइंग है अजय बहती, ये 39,700 के ऊपर है। देखिए मृत्युंजय, अगर बेसिकली 39,000 के ऊपर जब तक है तब तक पुल बैक एक्सपेक्टेड है, तो बेस्ट वे यही है कि अगर इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है
तो लोअर लेवल पे ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। दोबारा से अगर ये 39,500 700 का जोन मिलता है तो इनको पोजीशन से एग्जिट ले लेना चाहिए। ओके, चलिए ये एक सुझाव इनके लिए आप बता रहे हैं। लेकिन आज एक और जो अच्छी खबर है एग्री मार्केट में, किसानों के लिहाज से भी कह सकते हैं कि दाम जब बढ़ते हैं तो किसानों को अच्छा भाव मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। और आज चना वायदा में ठीक ठाक तेजी का माहौल बना है, 3900 के आसपास चना वायदा यहां पर बंद हुआ है। बीरेन, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं चने का आगे का? चने में अभी कंज्यूमर डिमांड थोड़ी बढ़ेगी क्योंकि आगे आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीजन है और गवर्नमेंट का जो एमएसपी का जो प्राइस सिग्नल है वो काफ़ी स्ट्रांग है कि भाई गवर्नमेंट भी खुद चाहती है कि इसमें अब थोड़ा फार्म डिस्ट्रेस कम हो। मे भी पॉलिसी लेवल के और सपोर्टिव मेजर्स आगे आ सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि 4200-4400 तक चना जा सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं 4200 और 4400 भी? अच्छा, चलिए अच्छी बात है, दाम बढ़ेंगे तो किसानों के लिए अच्छा होगा। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हमारे दोनों जानकार आपको बताएंगे कि उनकी पसंदीदा कमोडिटी आज की कौन कौन सी है। बीरेन वकील, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। आज वासडे और यूएसडीए एक्सपोर्ट सेल्स आएंगे कॉटन में, तो आज कॉटन पे बेट प्रीफर करूंगा। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 23,500 पे बाई, 23,900 का इनिशियल टारगेट, 24,300 का लंबा टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा 23,200। अजय बहती, आपकी रैपिड फायर कॉल। M6 क्रूड ऑयल में बिकवाली की सलाह रहेगी 4,880 के लेवल पे, स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 4,930 का, टारगेट रहेगा 4,800 का। ओके, चलिए शुक्रिया अजय बहती आपका, और बीरेन वकील आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं।